प्रोड्यूस्ड। तो कोई भी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल होगा, ऐसा चार्ज पार्टिकल जो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वो माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करता है। जो माइक्रोवेव्स रहती हैं उनकी वेवलेंथ जो रहेगी वो 1 mm से लेके 0.1 mm से लेके 0.3 mm के बीच में रहती है। इसलिए इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है और माइक्रोवेव्स को हम जनरली यूज करते हैं किसमें, रडार्स में। माइक्रोवेव्स को हम जनरली यूज करते हैं रडार्स में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन क्या रहता है? माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, इसमें हम सिग्नल्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा हो उनको हम ग्राउंड वेव और स्काई वेव प्रोपेगेशन से ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा हो, उन सिग्नल्स को हम ट्रांसमिट करना हो तो हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन यूज करते हैं। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए। दिस इज एट पेज नंबर 203। सो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है 10 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा है उनको हम ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन और स्काई वेव प्रोपेगेशन उनसे ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के सिग्नल्स जो हैं अगर हमें उनको ट्रांसमिट करना है तो हम क्या करेंगे, उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। ओके, और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना है और जो रिसीविंग एंटीना है दोनों मस्ट बी ऑन ए सिंगल लाइन, दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट द डिस्टेंस अप टू विच टीवी सिग्नल्स कैन बी रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना ऑफ हाइट h। अभी क्या रहता है, जो हमारे टीवी सिग्नल ट्रांसमीटर्स रहते हैं, जो ट्रांसमीटर्स होते हैं टीवी सिग्नल्स के, वो ट्रांसमीटर आपने देखा हो एक बहुत बड़े टावर्स होते हैं, ठीक है। अब हमने ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है उसकी हाइट को कैलकुलेट करना है, उसकी हाइट कितनी होगी ताकि और कितनी रेंज में वो अपने सिग्नल्स जो है उसको सेंड कर सकते हैं। एक रेंज रहेगी हर ट्रांसमिटिंग एंटीना की। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस अप टू विच टीवी सिग्नल्स कैन बी रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना ऑफ हाइट h। ओके, तो यहां पे हमारे जो डायग्राम है इसमें हमने दिस इज द सर्कुलर पार्ट, दिस इज अर्थ एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, C इज द सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस इज द एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना जिसकी हाइट कितनी है h है, P से लेके Q तक ट्रांसमिटिंग एंटीना जिसकी हाइट कितनी है h है। और ये आ गया रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया विच इज कैपिटल R। ओके, और हमने क्या किया, टॉप ऑफ द एंटीना उससे हमने एक यहां से इस पॉइंट को हमने मिला दिया M से, या हम ये बोल सकते हैं कि हमने यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट Q ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब हमें H एंटीना जो है हाइट जिसके हमें दे रखी है, हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और वो डिस्टेंस होगा स्मॉल d, कि अर्थ कैसी है, हमारी गोल है। अब अर्थ हमने यहां पे बीच में एक एंटीना लगा दिया तो उसकी हाइट जो हमें दे रखी है h, उस हाइट से हम कितने रीजन में, हम कितने एरिया के अंदर हम टीवी सिग्नल्स जो हैं उसको रिसीव कर सकते हैं, हमें इस चीज को यहां पे कैलकुलेट करना है। तो वो डिस्टेंस भी दे रखा हुआ है, दैट इज स्मॉल d। ओके, तो हम इसी डायग्राम से हम देखेंगे कि हम लेंगे CM CP CN is equal to radius of earth। CM CP CN, all these are the radius of earth, that is equal to capital R। Second, QM and QN, that is equal to that distance we have to calculate, जो distance हमें निकालना है वो आ गया small distance d। आगे एंगल QMC and QNC, this is equal to 90 डिग्री।
QMC and QNC, this is equal to 90 डिग्री। ओके, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल, आप दोनों में से QMC ले सकते हो या QNC ले सकते हो। आप कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लोगे और उस पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। तो मैं ले रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल QMC। तो इसमें बेस आ गया हमारा CM, ओके, हमारा परपेंडिकुलर आ गया QM और हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया, हमारा बेस आएगा हमारा QM और परपेंडिकुलर आ गया हमारा CM और हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा कैपिटल R प्लस H। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल QMC के अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट QM square plus MC square is equal to QC square. If you see the diagram, QM square is equal to MC square is equal to QC square. Okay, यहां से QM क्या है हमारा D है, MC क्या है हमारा कैपिटल R है और QC क्या है हमारा कैपिटल R प्लस H, इसका होल स्क्वायर आ गया। D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और यहां पे हम R प्लस H का होल स्क्वायर इसको ओपन कर देंगे, तो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2RH आ जाएगा यहां पे। अब हाइट ऑफ एंटीना इज वेरी स्मॉल देन द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा होता है, उसके कंपैरिजन में एंटीना की हाइट जो रहती है वो बहुत कम होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है उसमें H स्क्वायर वाली टर्म जो है उसको निगलेक्ट कर देंगे। अगर H बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा। तो हमारे पास बचा D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2RH। ओके, अब R स्क्वायर से R स्क्वायर, यहां दोनों साइड R स्क्वायर है, ये कट गया, तो हमारे पास बचा D स्क्वायर इज इक्वल टू 2RH और यहां से we can calculate D, that is under root 2RH। अगर आपको H दे रखा है देन आपको R की वैल्यू पता होगी, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पता होती है, आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मान लो आपको डिस्टेंस दे रखा हुआ है न्यूमेरिकल्स में, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है उसमें डिस्टेंस दे रखा हुआ है, अर्थ के रेडियस की वैल्यू आपको पता होगी, आप हाइट ऑफ एंटीना भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से पूछते हैं कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ एंटीना, ओके, या दूसरी तरह से कैलकुलेट द डिस्टेंस। अगर हाइट ऑफ एंटीना पूछ रहे हैं तो आपको वो डिस्टेंस दिया होगा उन्होंने, और अगर डिस्टेंस हाइट दी है, हाइट ऑफ एंटीना दिया हुआ है, तो आपको डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आया है। ओके, अब इसके आपकी नोटबुक में जो नोट्स हैं उसमें इसके दो आपको न्यूमेरिकल्स हैं, यू कैन सॉल्व दीज न्यूमेरिकल, वेरी सिंपल, सॉल्व्ड है दोनों। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन में हम दो तरह के सिग्नल्स, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है तो आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप पैदल जाओगे, ठीक है, या आपके पास ऑप्शन है आप किसी व्हीकल से जाओगे। ओके, आप क्या हो, खुद एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो जिसकी फ्रिक्वेंसी लो है। अगर मुझे पैदल यहां से दिल्ली जाना है तो मैं थक जाऊंगा, क्योंकि मेरी फ्रिक्वेंसी लो है, मेरी एनर्जी क्या होगी, लो होगी, मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं थक जाऊंगा। तो आप दूसरी ऑप्शन क्या करते हो कि आप किसी व्हीकल के अंदर बैठते हो, ठीक है, और फिर आप जो डिस्टेंस है उसको कवर करते हो। तो यहां पे दो तरह के सिग्नल, मॉड्यूलेशन में दो तरह के सिग्नल इन्वॉल्व होते हैं। वन इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको जाना है, जिसको भेजना है, और दूसरा कैरियर वेव, जिसमें भेजना है,
ठीक है। अगर हमारे पास कोई लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, उसे हमें लॉन्ग डिस्टेंस, उसका हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना है, तो हम क्या करेंगे कि उस सिग्नल को किसी कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज कर देंगे, और जिसके कारण क्या होगा, वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहां पे दो तरह के सिग्नल्स रहेंगे, यू मस्ट रिमेंबर कि वन इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड अनदर इज कैरियर वेव। ओके, तो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। कि किसी हमें लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम किसी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के ऊपर सुपर इंपोज करने के प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। अब होता क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव, उस जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव दैट इज कैरियर वेव, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के कारण चेंज होती हैं। ओके, तो मैंने आपको नाम तो दोनों के बता दिए कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसे हमें भेजना है, ट्रांसमिट करना है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, वो अपने उससे तो जा नहीं पाएगा, तो उसको अगर भेजना है तो हम क्या करेंगे, उसको किसी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के ऊपर सुपर इंपोज करके उसको हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अब जब हम किसी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को किसी कैरियर वेव के ऊपर सुपर इंपोज करते हैं तो एक नई वेव बनती है, दैट सिग्नल इज कॉल्ड, दैट वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। दैट वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो हमने तीन नए नाम सुने, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको हमें भेजना है, कैरियर वेव जिसके ऊपर हमें भेजना है। जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर वेव के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा तो एक नई तरह की वेव बनेगी, दैट वेव इज नोन एज, दैट सिग्नल इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, तो मॉड्यूलेशन जो है हमारी वो तीन तरह की रहती है। मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो जो हमारी मॉड्यूलेशन है वो तीन तरह की रहती है। फर्स्ट काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरी तरह की मॉड्यूलेशन रहेगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और थर्ड काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन इज फेज मॉड्यूलेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, किसका? कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और फ्रीक्वेंसी जो है कैरियर वेव की वो सेम रहती है। तो आपने याद रखना है, जो हमारी फर्स्ट काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन है उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और फ्रीक्वेंसी जो रहती है कैरियर वेव की वो चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है। सेकंड आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, और यहां पे आप याद रखें कि एडवांटेजेस क्या रहती हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, कि एफिशिएंसी जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर ट्रांसमिशन की वो बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई होती है। सेकंड, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन जो है इसमें नॉइस के चांसेस बहुत कम होते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और उसके बाद है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन, इसको हम यूज करते हैं स्टीरियो साउंड ट्रांसमिशन के लिए भी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन जो है हम इसको यूज करते हैं स्टीरियो साउंड ट्रांसमिशन के लिए। तो यहां पे एडवांटेजेस क्या है? एफिशिएंसी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन की बहुत हाई रहती है, इसमें नॉइस की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसको हम स्टीरियो साउंड ट्रांसमिशन के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फेज मॉड्यूलेशन।
In phase modulation, the phase of the carrier wave changes according to instantaneous value of the modulating signal. In phase modulation, amplitude of the carrier wave remains same. एम्पलीट्यूड जो होगा फेज मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव का वो सेम रहेगा। ठीक है, तो तीन तरह की मॉड्यूलेशन हमने पढ़ी। वन इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरी कौन सी आ गई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और तीसरी कौन सी आ गई हमारी फेज मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एंड दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और फेज मॉड्यूलेशन में फेज चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अब कोई भी सिग्नल है, अगर मैं बात कर रहा हूं इस समय आपसे, तो मेरी आवाज सिर्फ इस रूम के अंदर रहेगी, इस रूम से ज्यादा दूर नहीं जा सकती है। अब उस आवाज को मुझे अगर कहीं दूर भेजना है तो मैं क्या करूंगा, एक एम्पलीफायर यूज कर सकता हूं। एम्पलीफायर से भी क्या होगा कि मेरी आवाज मेरे सराउंडिंग के गांव में या मेरे सराउंडिंग के एरिया तक ही पहुंच पाएगी। अगर मुझे उसी आवाज को दिल्ली भेजना है, कहीं और भेजना है, बहुत डिस्टेंट प्लेस पे भेजना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरी वॉइस है, ये जो मेरी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इसको मुझे कोई ना कोई कैरियर वेव चाहिए। उस कैरियर वेव के ऊपर मैं इसको सुपर इम्पोज करके इस अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो है, ओके, उसकी फ्रिक्वेंसी उसको मॉड्यूलेट करके मैं डिस्टेंस प्लेस पे भेज सकता हूं। तो दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग रेंज। कि किसी सिग्नल को किसी भी डिस्टेंस पे आपने अगर भेजना हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप उस सिग्नल को मॉड्यूलेशन करिए और उसको आप डिस्टेंट उसकी ऑपरेटिंग रेंज जो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड है इट वायरलेस ट्रांसमिशन। अभी हम आप बात कर रहे हैं, देयर इज नो वायर्स बिटवीन अस, ओके, तो किस तरह का ट्रांसमिशन है ये, वायरलेस ट्रांसमिशन है। तो इसमें मेरी साउंड मॉड्यूलेट हो रही है थ्रू इंटरनेट, वो आप तक पहुंच रही है, तो इसमें हम वायरलेस ट्रांसमिशन जो है वो यूज होती है। ओके, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। पहले आपने देखा घरों में बहुत ऊंचे ऊंचे हम एंटीनाज लगाते थे। आज क्या, आज कोई एंटीना लगाने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी डिश है, कहीं भी आप लगा दो, इट विल कैच द सिग्नल्स। तो इससे क्या हुआ, मॉड्यूलेशन से क्या हुआ कि जो ट्रांसमिटिंग एंटीनाज हैं उनकी हाइट भी कम हो गई। ओके, अगर हम लो ऑडियो सिग्नल या लो वीडियो सिग्नल जो है उसकी मॉड्यूलेशन करते हैं ऑन ए हाई फ्रिक्वेंसी वेव, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उस एंटीना जो है उसकी हाइट को भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उस एंटीना की हाइट को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरी तरह की हमारी मॉड्यूलेशन आती है पल्स मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट इज आवर मॉड्यूलेशन इज पल्स मॉड्यूलेशन। और पल्स मॉड्यूलेशन में क्या रहता है कि it is the process of varying some characteristics of carrier wave according to instantaneous value of the modulating signal। अब फिर से क्या होगा कि कुछ characteristics जो हैं वो कैरियर वेव की वो चेंज होती हैं according to the instantaneous value of the modulating signal। modulating signal means low frequency signal, जिसको हमें कहीं दूर ट्रांसमिट करना है, तो उसकी जो रहेगी प्रोसेस जो रहेगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पल्स मॉड्यूलेशन। अब पल्स मॉड्यूलेशन जो है वो तीन तरह की रहती है। पल्स मॉड्यूलेशन में फर्स्ट इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको हम पैम भी बोलते हैं, PAM। ओके, इन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्सेस ऑफ द कैरियर वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द pulses of the carrier wave changes according to the instantaneous value of the modulating signal. Pulses of the carrier wave changes according to the instantaneous value of modulating signal. दूसरा है pulse width modulation, PWM, pulse width modulation. In pulse width modulation, the width of the pulses of the carrier wave, जो carrier wave है
उसकी पल्सेस की विड्थ चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। थर्ड वन इज पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन मींस PWM. Pulse position modulation is PWM. Okay, PPM. In pulse position modulation, the position of the pulses of the carrier wave changes according to the instantaneous value of the modulating signal. तो हमारी पल्स मॉड्यूलेशन जो है वो तीन तरह की रहेगी, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्सेस ऑफ द कैरियर वेव चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में विड्थ ऑफ द पल्सेस ऑफ द कैरियर वेव चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के अंदर पोजीशन ऑफ द कैरियर वेव position of the pulses of the carrier wave changes according to the modulating signal। तो ये हमारी पल्स मॉड्यूलेशन थी। उसके बाद है एक्सप्लेन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डेराइव द वोल्टेज इक्वेशन और ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है, और आपने एक इक्वेशन डेराइव करनी है, किसके लिए, वोल्टेज इक्वेशन ड्राइव करनी है आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव क्या रहेगी कि हमने एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया, ओके, हमने एक कैरियर वेव ली, और जब हमने मॉड्यूलेट किया, मॉड्यूलेट मतलब सुपर इम्पोज करना, मॉड्यूलेट मीन्स सुपर इम्पोज करना, हमने उस लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जिसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, उस सिग्नल को हम क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं किसके ऊपर, कैरियर वेव के ऊपर। तो उस समय अगर एम्पलीट्यूड चेंज होता है कैरियर वेव का अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो उस तरह का जो हमारा जो नई वेव बनेगी उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, और हमने उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के लिए वोल्टेज इक्वेशन जो है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, बनाया हुआ है कि ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। ठीक है, जो ग्रीन मैंने ये वेव बनाई है, दिस इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ओवरराइट भी किया हुआ है इसके ऊपर। ओके, ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, और इस तरफ को इसकी क्या रहेगी, टाइम के साथ रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी फास्ट होगी अगर इस तरह की वेव्स होंगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है मतलब जो चल रहा है। ठीक है, और दूसरी मैंने ले ली एक कैरियर वेव, मैंने बीच में प्लस का साइन लगाया है। दूसरी हमने ले ली एक कैरियर वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ये आ गई हमारी कैरियर वेव। ओके, हमने इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इस कैरियर वेव के ऊपर जब सुपर इम्पोज किया, या हम बोल सकते हैं मॉड्यूलेट किया, तो हमारे पास एक नई वेव बन गई, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो है, इसमें क्या हुआ, जो हमारी कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एम्पलीट्यूड ऑफ द किस कैरियर वेव ये थी ना, अब देखो इसका एम्पलीट्यूड यहां पे इतना है, यहां पे बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, मतलब ये चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और जो नई हमारी वेव बनती है, नया हमारा जो सिग्नल बनता है, उस सिग्नल या वेव को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। उस सिग्नल को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्रेशन करेंगे, तो उसको देखते हैं हम कैसे है। तो यहां इसको मैंने दोबारा बताया, दिस इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दिस इज कैरियर वेव, और जब हमारा इसको हम मॉड्यूलेट कर देंगे तो ये हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बन जाएगी, जिसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब इसके एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज MT, ओके, एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल था, दैट इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, AM, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, MT, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट एनी टाइम t।
ओके, दैट इज एम टी इज इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा एम टी। ओके, और ओमेगा एम जो है वो फ्रीक्वेंसी रहेगी, ओमेगा एम इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरी जो हमारी वेव है कैरियर वेव, जो हमारी कैरियर वेव है उस कैरियर वेव की इक्वेशन क्या रहेगी, एम टी ए सी एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव एंड साइन ओमेगा सी इंटू टी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। ओके, अब कैरियर वेव जो है हमें पता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होगी देन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होगी देन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, तो यहां पे मैंने लिख दिया ओमेगा सी इज ग्रेटर देन ओमेगा एम। अब amplitude of the modulated signal must vary according to the instantaneous value of the modulating signal। यही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता है कि एम्पलीट्यूड जो है मॉड्यूलेटेड वेव का दैट मस्ट, कैरियर वेव का दैट मस्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो हमने क्या किया, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, ये कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड आ गया। It must changes according to the instantaneous value of the modulating signal। तो instantaneous value of modulating signal that is mt, ये आ गया। ठीक है, अब इस mt की वैल्यू हम यहां से, ये हमने कांस्टेंट मस्ट वेरी अकॉर्डिंग टू, तो मस्ट वेरी अकॉर्डिंग टू का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। तो इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन, आपने इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से समझना है। ये जो मॉड्यूलेट होने के बाद, दोनों वेव को सुपर इम्पोज करने के बाद जो नई वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड ये है। ठीक है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होगा किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो चेंजेस अकॉर्डिंग टू, तो चेंजेस अकॉर्डिंग टू मतलब देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, के ए है। अब हम क्या करेंगे, यहां से एम टी की वैल्यू यहां से उठाएंगे, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां पे आ गया ए एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। फाइन। अब इन दोनों में से हम AC को कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से हम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव है नहीं। ठीक है, यहां से कॉमन आएगा तो यहां पे आ गया 1, यहां है नहीं तो यहां पे हम AC से मल्टीप्लाई करेंगे, AC से डिवाइड करेंगे। जिसको हमने मल्टीप्लाई किया वो कॉमन आके बाहर आ गया, जो डिवाइड किया वो यहां पे आ गया। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बन गई, कैपिटल A इज इक्वल टू AC इंटू 1 प्लस के ए एम अपॉन AC साइन ओमेगा एम इंटू टी। वी विल टेक दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अभी तो हम बात कर रहे थे एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, जिसको हमने निकाला इक्वेशन नंबर 3 में, A, कैपिटल A दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड। अब उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी। ठीक है, उसको हमने मान लिया कि उसकी इक्वेशन हमने ले ली। उस आगे हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसको मैंने नाम दे दिया CMT। मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मैंने नाम दे दिया CMT। यहां पे आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल और साथ में साइन ओमेगा C इंटू टी। अब यहां पे साइन ओमेगा C इंटू टी क्यों ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हम कैरियर वेव की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी जो फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, कैरियर वेव की होगी। तो यहां से हम अब A की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पे इक्वेशन नंबर 3 से A की वैल्यू उठाएंगे और इसको यहां पे हम पुट कर देंगे। साथ में क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा C इंटू टी। मैथमेटिक्स है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। AC इज इक्वल टू AC इंटू 1 प्लस के ए एम अपॉन AC साइन ओमेगा एम इंटू टी इंटू साइन ओमेगा C इंटू टी।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस AC को अंदर इस इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। AC और साइन ओमेगा टी जो है उसको हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो AC इंटू साइन ओमेगा C इंटू टी, यहां 1 है ना, तो AC आ गया, और यहां से साइन ओमेगा C इंटू टी भी यहां पे आ गया, तो AC इंटू साइन ओमेगा C इंटू टी प्लस ये AC इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां क्या आ जाएगा, AC KA AM अपॉन AC, KA AM अपॉन AC इंटू वो AC आ गया, साइन ओमेगा M इंटू टी, और साथ में साइन ओमेगा C इंटू टी। ओके, अब इस AC से ये AC कट जाएगा। ठीक है, और हम मान लेंगे, अरे यार, हम मान लेंगे कि KA इंटू AM अपॉन AC it is equal to mu, that is modulation index. It is equal to mu, that is known as modulation index. Okay, so instantaneous value of modulated signal, that is Cm into T, is equal to AC sin omega C into T plus AC into mu sin omega M into sin omega C into T. तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन हमारे पास बचती है। ओके, अब हमारा ये जो है साइन ओमेगा M इंटू टी इंटू साइन ओमेगा C इंटू टी। ओके, हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम यहां पे एक फॉर्मूला साइन C इंटू साइन A इंटू साइन B जो है, वहां पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला होगा, साइन A इंटू साइन B 1/2 cos B माइनस A माइनस कॉस V प्लस A। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया है। कहां से अप्लाई किया है, मेरे पास ये इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशन में क्या था, CMT AC साइन ओमेगा C इंटू टी, उसके बाद AC म्यू, ये हमारा, इसको हमने मान लिया क्या, मॉड्यूलेशन इंडेक्स मान लिया। तो हमारे पास अंदर बचा साइन ओमेगा M इंटू टी इंटू साइन ओमेगा C इंटू टी। ठीक है, तो इसको मैं मान लूंगा साइन A, और इसको ओमेगा C इंटू टी को मान लूंगा मैं साइन B, B मान लूंगा। ओमेगा M T को मैं मान लूंगा A, और ओमेगा C इंटू टी को मैं मान लूंगा B। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, साइन A इंटू साइन B, दैट इज 1/2 cos B माइनस A माइनस cos B प्लस A। इसको मैंने यहां पे अप्लाई किया, तो हमारे पास AC इंटू म्यू वैसे आ गया 1/2 cos B माइनस A, ठीक है, माइनस cos B प्लस A। ओके, तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, दैट इक्वेशन इज CMT इज इक्वल टू AC साइन ओमेगा C इंटू टी, वो आ गया। उसके बाद इस म्यू और AC को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 इंटू म्यू इंटू AC, 1/2 म्यू इंटू AC किसके साथ, कॉस ओमेगा C T माइनस ओमेगा M T। तो कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी, यहां से हम इन दोनों से क्या है, T कॉमन है, तो इसको हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया, माइनस फिर से वही 1/2 AC इंटू म्यू कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी। अब ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है, ठीक है, ये हमारी फाइनल वोल्टेज इक्वेशन आ गई किसके लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के लिए। अब ये जो रिजल्ट है, ये हमें क्या दिखा रहा है, इस रिजल्ट के अंदर आप अगर आप देखें तो 3 टर्म्स हैं। इस रिजल्ट के अंदर अगर आप देखें, हमारे पास 3 टर्म्स हैं। एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, और तीसरी टर्म ये है। वी हैव 3 टर्म्स हियर। ओके, तो इसका कंक्लूजन अगर आप 209 पे देखें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज द सम ऑफ 3 वेव्स, एक जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, AC है। इट इज द सम ऑफ 3 वेव्स,
तीन वेव्स का सम है, एक जिसका एम्पलीट्यूड AC है, ओके, और जो दूसरी दो वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड हाफ म्यू AC है। एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव। जो फर्स्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड AC, दूसरी वेव है उसका एम्पलीट्यूड, और तीसरी वेव उसका एम्पलीट्यूड हाफ म्यू AC है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव विल कंटेन इज द सम ऑफ 3 वेव्स, ओके। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, इसमें 3 फ्रीक्वेंसीज रहेंगी, एक कॉरस्पॉन्डिंग टू म्यू सी, दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग टू म्यू सी माइनस म्यू एम, और तीसरी कॉरस्पॉन्डिंग टू म्यू सी प्लस म्यू एम। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है इसमें हमारी 3 फ्रीक्वेंसीज रहेंगी। वन फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा सी के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, दूसरी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, और तीसरी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। और इन फ्रीक्वेंसीज को हम लिखेंगे म्यू सी प्लस म्यू एम एंड म्यू सी माइनस म्यू एम, ठीक है। तो म्यू सी इज अकॉर्डिंग टू ओमेगा सी, म्यू सी प्लस म्यू एम अकॉर्डिंग टू ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ओमेगा म्यू सी माइनस म्यू एम दिस इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम के कारण आएंगी, ठीक है। और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, जो दोनों हैं ओमेगा म्यू सी प्लस म्यू एम, म्यू सी माइनस म्यू एम, इनको बोलते हैं हम साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। इन फ्रीक्वेंसीज को हम कहेंगे साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। म्यू सी प्लस म्यू एम जो है इसको बोलेंगे अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, म्यू सी प्लस म्यू एम को बोलेंगे हम अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी यूएसबी, और दूसरी म्यू सी माइनस म्यू एम है इसको बोलेंगे हम लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, इसको कहेंगे हम लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, और ठीक है, एलएसबी भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और यूएसबी और एलएसबी जो है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड रहती हैं। यूएसबी और एलएसबी रिमेन आइदर साइड ऑफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी। द डिफरेंस बिटवीन यूएसबी एंड एलएसबी इज नोन एज बैंड विड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। The difference between the LSB, okay, and USB is known as bandwidth of the carrier wave. अब जो ग्राफ है उसको अगर आप ऑब्जर्व करें, ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा हमारा, ये बनेगा, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इधर आ गया अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, और इस तरफ आ गया लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दिस इज यहां पे हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, ओमेगा इन रेडियंस ले रहे हैं, और यहां पे ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड हमने लिया था AC, और जो हमारी LSB और USB यानी लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, उनका एम्पलीट्यूड क्या था, म्यू AC अपॉन 2। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। लास्ट ईयर मैंने कहा था आया है मार्च में, और इस बार रिपीट हो सकता है, तो टेक केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। 210 पेज पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या रहता है, कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना, जो हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज किया, तो हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना, जो आया मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना स्ट्रांग है, उसकी रेंज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो उसको मेजर करने के लिए हम एक यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, दैट टर्म इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो रहता है दैट इज म्यू इज इक्वल टू KA AM upon AC. KA is the constant and AM is the amplitude of the modulating signal, and AC is the amplitude of the carrier wave, ठीक है। नेक्स्ट है, what kind of modulation is used for commercial broadcast of voice signal?
किस तरह की मॉड्यूलेशन आप कमर्शियल ऑडियो वॉइस सिग्नल जो रहता है उसकी ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे हम नॉर्मली रेडियोस वगैरह में अगर हम इसको, तो किस तरह की मॉड्यूलेशन जो हम यूज करते हैं, तो आंसर होगा इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो स्टेशन? जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो स्टेशन होगा उसकी बैंडविड्थ कितनी रहेगी? इट इज 10 किलो हर्ट्ज। क्योंकि यूएसबी और एलएसबी के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज नोन एज बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो ये 10 किलो हर्ट्ज रहती है। डिस्कस इन ब्रीफ द रोल ऑफ एम्पलीफायर डिटेक्टर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रोल क्या रहता है एम्पलीफायर डिटेक्टर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। जैसे ही हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है उसको ट्रांसमिट करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल उसको हम ट्रांसमिट करते हैं किसी चैनल से, तो वहां पे अटेन्युएशन होती है किसकी? वोल्टेज सिग्नल की ड्यू टू इंपीडेंस। इंपीडेंस मींस वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। सिग्नल वीक होता है ड्यू टू इंपीडेंस ऑफ द, ठीक है। जो अब अटेन्युएटेड सिग्नल रहता है इट इज नॉट सुटेबल, अब वो वीक हो गया सिग्नल, तो दैट सिग्नल इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रास्ते में हम उस सिग्नल के रास्ते में हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर्स और डिटेक्टर्स लगा देते हैं। एम्पलीफायर्स और डिटेक्टर्स लगा देते हैं। ये एम्पलीफायर्स जो है वो सिग्नल्स को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं जिस डिजायर्ड लेवल का हमें सिग्नल चाहिए, ताकि डिटेक्टर जो है उस सिग्नल को रेक्टिफाई कर सके मैसेज सिग्नल में, और अगेन सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई किया जाता है एम्पलीफायर से। अब इस चीज को समझना है कि एम्पलीफायर और डिटेक्टर इसका क्या रोल रहता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। अब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम चैनल में जब भेजते हैं, किसी चैनल के अंदर ट्रांसमिट करते हैं, तो चैनल के अंदर रेजिस्टेंस के कारण, इंपीडेंस के कारण वो सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। अब डिटेक्टर का काम है उस सिग्नल को डिटेक्ट करना, एम्पलीफायर का काम है उस सिग्नल को एम्पलीफाई करना। तो हम उस सिग्नल के रास्ते में बीच में हम क्या करेंगे, डिटेक्टर्स लगा देंगे, हम बीच में एम्पलीफायर्स लगा देंगे, तो डिटेक्टर्स जो है उन सिग्नल को डिटेक्ट करके एम्पलीफाई करके उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। ओके, तो ये आ गया रोल ऑफ डिटेक्टर एंड एम्पलीफायर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मैसेज सिग्नल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब आपने यहां से किसी को कार में बिठा के दिल्ली भेज दिया, ठीक है, मैंने शिखा को बिठाया कार में, ठीक है, शिखा कार में बैठ गई, ठीक है, शिखा इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कार इज द कैरियर वेव। जब शिखा कार के अंदर बैठ गई तो वो कार और शिखा कंबाइन होके बन गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हम सुपर इम्पोज किया, वो तो हो गया मॉड्यूलेशन। जब आपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को सुपर इम्पोज किया किसी कैरियर वेव के ऊपर, दैट इज नोन एज मॉड्यूलेशन। अब शिखा दिल्ली तो पहुंच गई, अब इसको पता नहीं है कार का डोर कैसे खोलना, उतरना कैसे है कार से, ठीक है, तो वहां पे इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा। यहां से हमने क्या किया, इसको बिठाया, दैट मींस मॉड्यूलेशन, और जब हम उसको वहां पे उतारेंगे तो दैट इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ओरिजिनल अगर हमें वहां पे किसी भी मैसेज सिग्नल को हमने कैरियर वेव से अलग करना है, हमें ओरिजिनल मैसेज हमें चाहिए है, तो हम क्या यूज करेंगे, एक रेक्टिफायर यूज करेंगे। हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को किसी रेक्टिफायर से पास करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो कैरियर वेव से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो सिग्नल हमारा आएगा उसको हम आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट, आरसी सर्किट से पास करेंगे। ये इसको हम, जो आरसी सर्किट रहता है इसको हम बोलते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है, उस कैरियर वेव को सेपरेट कर देता है, कहां, किससे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से, और हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल और ओरिजिनल सिग्नल जो है हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हमने सुपर इम्पोज किया, तो उसको, उस प्रोसेस को हमने बोला मॉड्यूलेशन। ओके, जब हम हमें अब मॉड्यूलेट करके भेज दिया, वहां तो कार और शिखा दोनों पहुंचे, हमें तो चाहिए शिखा, हमें तो चाहिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल,
तो हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को यूज ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टिफायर और एक एनवेल्प डिटेक्टर का यूज करेंगे। रेक्टिफायर जो होगा उस सिग्नल को जो रेक्टिफायर के आउटपुट से हमें जो सिग्नल मिलेगा हम उसको एनवेल्प डिटेक्टर के अंदर भेजेंगे, और एनवेल्प डिटेक्टर जो होता है एक आरसी सर्किट रहता है, और ये आरसी सर्किट क्या करता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर वेव से सेपरेट करके हमें ओरिजिनल सिग्नल देता है और ओरिजिनल मैसेज हमारे तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारा चलेगा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां से आपको 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली फाइनल एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो इस थोड़ा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं, आप इस टॉपिक को जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा लॉजिक गेट। गेट वर्ड तो आपने सुना है। गेट हम किस लिए यूज करते हैं? आपके घर में गेट है, किस लिए यूज करते हैं? जिसको आप अलाउ करना चाहें आने के लिए वो आ जाए, जिसको आप नहीं चाहते हैं अलाउ करना, वो गेट, आप गेट खोलोगे तो वो आ सकता है, गेट बंद कर दोगे तो वो नहीं आ सकता है। ठीक है, अब गेट के साथ एक नाम और जुड़ गया, दैट इज लॉजिक। तो एक्चुअल में व्हाट इज लॉजिक गेट? लॉजिक गेट होता क्या है, इस चीज को हम समझेंगे। लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट रहता है। लॉजिक गेट इज डिजिटल सर्किट which works according to logical relationships, which works according to logical relationships between input and output. So logic gate एक डिजिटल सर्किट रहता है जो काम करता है according to logical relationships between the input and output circuit, output voltages, sorry। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनालॉग सिग्नल, जो आपने अभी पढ़ा था, जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, चेंज होता है। तो एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूअस टाइम बेरिंग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग सिग्नल, जिसमें करंट और वोल्टेज जो है वो टाइम के साथ चेंज होती है, उस तरह का सिग्नल जो रहेगा दैट इज नोन एज एनालॉग सिग्नल। दूसरा आता है हमारा सिग्नल डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल ऐसा सिग्नल रहता है जिसमें सिर्फ 2 लेवल्स होते हैं करंट या वोल्टेज के, आइदर 0 और 1, आइदर लो और हाई, आइदर ऑन और ऑफ। 2 ही लेवल रहेंगे, 2 ही पॉसिबिलिटीज रहेंगी, या तो ऑन या तो ऑफ, या तो 0 या तो 1, या तो लो या तो हाई। तो डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में बहुत डिफरेंस है। उसमें डिजिटल एनालॉग सिग्नल में जो करंट और वोल्टेज रहती है वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज होती है, जबकि हमारा जो डिजिटल सिग्नल है इसमें जो करंट और वोल्टेज है इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज होंगी, या तो लो होगी या हाई होगी। डिजिटल सर्किट क्या रहता है? डिजिटल सर्किट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें करंट और वोल्टेज जो है उनके 2 लेवल्स होते हैं, आइदर ऑन और ऑफ। डिजिटल सर्किट में या तो हम ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, 2 ही लेवल रहेंगे किसके, करंट और वोल्टेज के। करंट बात कर रहे हैं या वोल्टेज बात कर रहे हैं, दोनों बात एक ही है। नेक्स्ट इज आपका आता है लॉजिक गेट। अब हम पहुंच रहे हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, लॉजिक गेट। तो अगर आप यहां पे देखेंगे जो हमारी लॉजिक गेट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। वन इज ऑर गेट, अदर इज एंड गेट एंड थर्ड इज नॉट गेट। 3 नाम आप याद रखिए, दीज आर द बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जितनी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इन 3 गेट्स के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, तो फर्स्ट इज ऑर गेट, सेकंड इज एंड गेट एंड थर्ड इज नॉट गेट। तो 3 तरह के लॉजिक गेट, जो बेसिक लॉजिक गेट हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं इसके रिलेटेड, कुछ डेफिनेशंस रहती हैं, वो डेफिनेशंस दैट इज ट्रुथ टेबल। कोई भी गेट होगा उसका एक ट्रुथ टेबल होगा। ट्रुथ टेबल एक टेबल है जिसमें हम इनपुट और आउटपुट
को अरेंज करते हैं। ट्रुथ टेबल इज जिसमें हम इनपुट और आउटपुट को अरेंज करते हैं। इट इज द टेबल इन विच शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट हमने क्या दी, हमें आउटपुट क्या मिली, तो उसको हम एक टेबल की फॉर्म में इकट्ठा करते हैं और उसको हम बोलेंगे, उस टेबल को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट आता है आपका बूलियन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज योर बूलियन एक्सप्रेशन। ये टेबल आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा जब हम करेंगे। बूलियन एक्सप्रेशन एक अलजेब्रा है which deals with logical statements and have only two values. Boolean expression is an algebra which deals with logical statements and have only two values, either 0 or 1, either false or true, either off or on, either low or high. Okay, तो this is very Boolean expression. अब आगे हम करने जा रहे हैं, आगे हम करेंगे, सबसे पहले है और गेट। तो इसको हम द और गेट भी कहते हैं। तो इट इज डिवाइस हैविंग 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। तो ऐसा डिवाइस जिसमें क्या है, 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। तो इस तरह के डिवाइस को हम बोलेंगे और गेट। देखने में कैसा है ये, वो भी आप देखें। इसका सिंबल ये रहता है, और गेट जो है इसका सिंबल ये रहेगा इस तरह से। इसमें 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। इनपुट को हम नाम दे रहे हैं ए, बी, और आउटपुट को हम नाम दे रहे हैं वाई। अब इसका हम बूलियन एक्सप्रेशंस देखते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, जो और गेट है, हमारा जो और गेट है, इसमें दोनों इनपुट्स का सम आता है, दोनों इनपुट का सम। ठीक है, जो आउटपुट होगी वो फर्स्ट इनपुट प्लस सेकंड इनपुट, फर्स्ट इनपुट प्लस सेकंड इनपुट, यानी कि आउटपुट ऑफ द और गेट इज द सम ऑफ बोथ इनपुट्स। क्योंकि और गेट में हमारे पास सिर्फ 2 ही इनपुट्स होती हैं, ठीक है, और एक आउटपुट होती है। तो जो आउटपुट होगी वो सम होगी दोनों इनपुट्स का। ओके, ये आ गया इसका बूलियन एक्सप्रेशन। जो आप सोच रहे होंगे बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इट इज एन, दिस इज एन अलजेब्रा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके ट्रुथ टेबल के ऊपर, कैसा होगा। इसमें आप, हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, इनपुट या तो 0 होगी या 1 होगी। इनपुट या तो 0 होगी या 1 होगी। अगर हमने ए इनपुट को 0 कर दिया, बी इनपुट को 1 ले लिया, या हम दोनों इनपुट को 0 0 ले लेते हैं, ए इनपुट भी 0, बी इनपुट भी 0, और ये क्या था, वाई क्या होता है, ए प्लस बी, यानी 0 प्लस 0 0। आउटपुट क्या आ गई, फिर से हमारे पास 0 आ गई। ओके, दूसरे केस में अगर हम ए इनपुट को 0 लेते हैं, बी इनपुट को 1 लेते हैं, तो 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1। ठीक है, ए इनपुट को 1 लेते हैं, बी इनपुट को 0 लेते हैं, तो 1 प्लस 0 फिर से 1। ठीक है, उसके बाद ए इनपुट 1, बी इनपुट 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। आपने यहां पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 नहीं करना है। ठीक है, यहां पे हम बाइनरी सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो बाइनरी सिस्टम में 1 प्लस 1 जो है वो आप 1 ही होगा। ओके, इट इज नॉट 2। तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 इज अगेन 1। यू मस्ट रिमेंबर दिस, 1 प्लस 1 जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो ये आ गया इसका ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये इसका आ गया सिंबल और साथ में आ गया बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आते हैं हम इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर। बहुत बार एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है हमारा,
और गेट का वो इस तरह से है। अब देखो जो डायोड हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे वो यहां पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक इनपुट, दूसरी इनपुट, ठीक है, एक बैटरी है जिसको हमने अर्थ किया हुआ है, अर्थ के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, एक इनपुट में भी डायोड लगा है फॉरवर्ड बायस, दूसरी इनपुट में भी डायोड इस तरह से लगा हुआ है और यहां से हमें आउटपुट मिल रही है। तो ये इसका सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें हम और गेट के अंदर दो डायोड्स जो हैं उनको यूज करते हैं। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, सिंपल है। उसके बाद इसी और गेट का एनालॉग सर्किट, तो इसमें आपको 3-4 चीजें पूछ सकता है। सिंबल पूछ सकता है और गेट का, और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं, और गेट का ट्रुथ टेबल पूछ सकते हैं, और टेबल का आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पूछ सकते हैं, और टेबल का आपसे एनालॉग सर्किट पूछ सकते हैं। तो हमने इसको, ये आप खुद भी बना सकते हो कि आपने एक सेल लिया, ठीक है, सेल का पॉजिटिव लिया, यहां ले आए, इसके साथ एक स्विच यहां पे लगा दिया, एक स्विच ऑन ऑफ के स्विच जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के बटन होते हैं ऑन ऑफ वाले वो लगा दिए, और इस तरह से इसको जोड़ा, और यहां से आप आगे एक बल्ब लगा दिए जहां पे आप बल्ब जलेगा तो आउटपुट मिलेगी, बल्ब नहीं जलेगा तो आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ए को, इस बटन को प्रेस करते हैं तो करंट अब यहां से होता हुआ यहां जाएगा और बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। इस पर ऑफ कर देते हैं यानी ये 0 हो गया, इसको प्रेस कर देते हैं तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो अब करंट यहां से फ्लो करेगा और फिर से ये बल्ब जलेगा, यानी 1 + 0 1, 1 + 0 1। आप इन दोनों को ओपन कर दो तो करंट बिल्कुल भी यहां नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि आउटपुट क्या हो गई, 0। ठीक है, अगर हम इन दोनों को, इसको भी प्रेस कर देते हैं, इसको प्रेस कर देते तो करंट यहां से जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, और यहां पे ये बल्ब फिर से हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। तो इसको हम कहेंगे, ये आ गया हमारा एनालॉग सर्किट। किसका है ये, और गेट का है। ओके